नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, मोदी और शाह का जो जीत का सीक्रेट फॉर्मूला है, या यूं कहें जीत का जो मॉडल है, उसकी सारी परतें, सारी कलई आज राहुल गांधी ने खोलकर देश के सामने रख दी। और राहुल गांधी ने कई सबूत पेश किए, लेकिन जो बड़ी बात राहुल गांधी ने कही वो ये कही कि 2024 में मोदी को 25 सीटों की जरूरत थी सरकार बनाने के लिए, और ये सीटें चुराई गई, स्टील की गई, इसमें बेईमानी की गई। और अगर ये 25 सीटें का जुगाड़ ना होता तो मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते। अगर राहुल गांधी की बात माने तो मोदी को 240 सीटें मिली। इन 240 में राहुल गांधी कह रहे हैं कि 25 सीटें जुगाड़ से, चोरी से हासिल की गई। यानी मोदी को एक्चुअल में 215 सीटें मिली, और 215 पर फिर बहुमत तक पहुंचना मुश्किल था मोदी का, क्योंकि नायडू आ जाते, नीतीश आ जाते, एकनाथ शिंदे आ जाते, चिराग पासवान आ जाते, तो भी मोदी बहुमत तक नहीं पहुंच सकते थे। नरेंद्र मोदी 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। 25 लोकसभा सीट के कारण प्रधानमंत्री हैं। अब राहुल गांधी चाहते हैं कि ये जो 25 सीटें हैं, जहां बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में 33,000 वोटों के कम मार्जिन से जीती थी, यानी आप कह सकते हैं कि किसी तरह से जोड़ तोड़ करके बीजेपी जीती, इसके दस्तावेज राहुल गांधी चाहते हैं ताकि वो भीतर तक जांच करा सकें। और कांग्रेस में अब ये आवाज़ भी उठने लगी है कि भाई इन 25 सीटें ही क्यों, मोदी जी की जो बनारस सीट है, बनारस जीत के जो मोदी जी दिल्ली पहुंचे और तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, उस बनारस में मोदी जी शुरुआती दौर में कई राउंड में पीछे चल रहे थे कांग्रेस के उम्मीदवार से, और अचानक आखिर में मोदी जी ने लीड लिए और जीते। अब कांग्रेस ही चाहते हैं, विपक्ष चाहता है कि मोदी जी की जो बनारस सीट है, इसके जो दस्तावेज हैं, इसके जो आंकड़े हैं, चुनावी आंकड़े, वो भी देश के सामने रखे जाएं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। अब दोस्तों, ये जो 25 सीटें हैं बीजेपी की, जो बड़े कम अंतर से मोदी जी और शाह साहब ने जीती और सरकार बना ली, अगर इन 25 सीटों की जांच हो जाती है, दस्तावेज मिल जाते हैं कांग्रेस को, विपक्ष को, भले ही सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़े, भले ही कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, लेकिन अगर ये दस्तावेज मिल जाते हैं, आंकड़े मिल जाते हैं, और ये साबित हो जाता है बेंगलोर की सीट की तरह कि यहाँ गड़बड़ी हुई, डुप्लीकेट वोटर्स ने वोट दिया, तो फिर इस सरकार का आगे क्या होगा, सरकार का आगे क्या होगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आते हैं उस खबर पर जिसको लेकर बीजेपी में आज हड़कंप मचा हुआ है। अब राहुल गांधी काफ़ी समय से साबित करना चाहते थे कि आयोग चुनाव में धांधली कर रहा है, आयोग वोटर लिस्ट में घपला कर रहा है, जैसा कि आप बिहार में देख रहे हैं। राहुल इस बात को साबित करना चाहते थे, और इसलिए उन्होंने मॉडल के तौर पर बेंगलोर सेंट्रल सीट को चुना, जहां पर कांग्रेस के जीत के आसार थे, लेकिन अप्रत्याशित जीत बीजेपी को मिली। शक के घेरे में इस सीट थी। इस सीट पर राहुल गांधी और कांग्रेस चुनाव आयोग से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। बड़ी मुश्किल में डॉक्यूमेंट्स मिले, और जब उस डॉक्यूमेंट्स की जांच कराई गई तो बीजेपी यानी मोदी जी के चाणक्य का सारा खेल खोलकर सामने आ गया कि बीजेपी किस तरह से चुनाव जीतती है, किस तरह से वो जीत का मॉडल कामयाब होता चला जाता है। यहां पर आयोग की बड़ी भूमिका होती पर्दे के पीछे। उस खेल को पूरी तरह आज राहुल गांधी ने खोला है, और सच्चाई यह है कि आयोग से लेकर मोदी जी और अमित शाह के दफ्तर में खलबली है। अब दोस्तों, ये देश में पहला मौका था कि जब इस देश में विपक्ष का कोई नेता, लीडर ऑफ अपोजिशन, सारे साक्ष्य रख के, सारे आंकड़े और सबूत रख के देश को ये बता रहा था कि किस तरह से सत्ता पक्ष और आयोग मिलकर देश के मैंडेट को, चुनाव को लूट रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा था, और राहुल गांधी ने आज सारा पुलिंदा खोल दिया। उनके पास सैकड़ों कागज थे जो उन्होंने एक एक करके सामने रखे। उसका जो लब्बो लुआब था वो ये था कि बेंगलोर सेंट्रल की सीट बीजेपी बड़े कम मार्जिन से जीती थी। राहुल गांधी का कहना है कि इस सीट के महादेवपुरा असेंबली में डुप्लीकेट वोटर्स 11,965 थे,
यानी 11,965 ऐसे वोटर थे जिनके एक नहीं, दो नहीं, कई कार्ड थे, वोटर कार्ड थे, और उन्होंने वोट दिया। अब इसी सेगमेंट में जो फर्जी पते वाले यानी फेक एड्रेस पे जो वोटर रह रहे थे, जिनका एड्रेस फेक था, जांच करने में वो एड्रेस मिला नहीं, पता नहीं मिला, इस तरह के वोटर सिर्फ इसी असेंबली सेगमेंट में 40,000 से ज़्यादा हैं, 40,000 प्लस हैं। और एक पते पर जो होलसेल वोटर रह रहे हैं, यानी एक पते पर 2 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सैकड़ों वोटर का एड्रेस एक ही, सैकड़ों वोटर का पता एक ही पता है। इस तरह के तकरीबन 10,452 वोटर थे। अब राहुल गांधी कहते हैं कि डुप्लीकेट वोटर जो थे, जिनके वोटर आईडी कार्ड बाकायदा जो है कांग्रेस ने जांच पड़ताल जिनकी की, उसमें कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने 4-4 बार वोट डाला। जैसे मिसाल के तौर पर एक साहब हैं गुरकीरत सिंह डांग। अब ये जो साहब हैं, इनके 4 वोटर आईडी कार्ड बने, एक नहीं 4 वोटर कार्ड इनके बने हुए हैं। एक व्यक्ति के 4 वोटर कार्ड उसी नाम से बने हुए हैं। अब राहुल गांधी ने कुछ और खुलासे किए। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि भाई इसमें कई ऐसे वोटर थे जिन्होंने 2-2 बार, एक ही सीट पर 2-2 बार वोट कर दिया। हो सकता है बहुत से ऐसे हों जिन्होंने 3 बार, 4 बार वोट किया, लेकिन जो पकड़ा, रंगे हाथ जिनको पकड़ा कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने, बाकायदा फोटो दिखाकर राहुल गांधी ने खुलासा किया कि जैसे ये महिला हैं शकुन रानी, अच्छी खासी उम्र है इनकी। अब इनकी फ़ोटो एक वोटर आईडी कार्ड में थोड़ी सी क्लोज है, दूसरे में थोड़ा सा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगी, थोड़ा सा एक माइनर चेंज है। शकुन रानी ने 2 बार वोट डाला, एक वोटर आईडी कार्ड से 2 बार वोट डाला। और ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने 2-2 बार वोटिंग की। ये आरोप है राहुल गांधी का। अब दोस्तों, राहुल गांधी ने ये जो जीत का मॉडल या सीक्रेट फॉर्मूला, इसको देश के सामने रखा और एक एक बात उन्होंने साबित करने की कोशिश की दस्तावेजों के ज़रिए। तो हड़कंप तो मचना था, और हड़कंप इसलिए भी ज़्यादा मचा क्योंकि राहुल गांधी ने कहा कि 25 ऐसी सीटें हैं जहां पर खेल हुआ है और इसी वजह से मोदी की सरकार बनी। जाहिर तौर पर इस वक्त संसद का सत्र चल रहा है और संसद ठप पड़ी है काफ़ी दिनों से। ऐसा कहा जाता है कि मोदी जी की शाह साहब से बात हुई, फिर नड्डा से बात हुई, फिर राजनाथ, नड्डा, अमित शाह मिले, फिर मीटिंग्स का दौर चलता रहा और आखिर में सरकार की तरफ से किरण रिजिजू का बयान आया, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, मोदी जी के बहुत करीबी हैं, अमित शाह के। रिजिजू साहब ने कहा कि भाई देखिए कि ऐसा है कि राहुल गांधी जो हैं वो इलेक्शन कमीशन, जो एक संवैधानिक संस्था है, इस पर हमला कर रहे हैं। The claims made by Sri Rahul Gandhi and his team are completely bogus. They are targeting the Election Commission of India only to tarnish the image of the Election Commission of India. दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या आयोग कांग्रेस को आने वाले समय में वो जो 25 सीटें हैं जो बीजेपी ने जीती हैं कम अंतर से, क्या उन सभी सीटों के दस्तावेज, जैसे बेंगलोर सीट के मिल गए कांग्रेस को, क्या उन सभी सीटों के आंकड़े, दस्तावेज, वोटर लिस्ट, सब कुछ कांग्रेस को सौंप देगा इलेक्शन कमीशन? और अगर नहीं सौंपता है आयोग, तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जाएगा? और अगर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ये आंकड़े, ये दस्तावेज कांग्रेस के पास आ गए, राहुल गांधी के पास आ गए, और अगर उसमें भी खेल बेंगलोर सेंट्रल सीट की तरह सामने आ गया, तो फिर मोदी जी का क्या होगा, सरकार का क्या होगा, अगर 25 सीटें उनकी धांधली में फंसी हुई दिखाई नजर आई? अब दोस्तों, आज का मामला बड़ा ही पेचीदा है। कहीं कहीं कानूनी दांव पेच हैं, इसमें राजनीति, सियासत भी है, और इसमें टेक्नोलॉजी भी है कि किस तरह से खेल होता है फ़ोटो का, डुप्लीकेट वोटर्स का, फर्जी पतों का, किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करते हैं, और क्या इलेक्शन कमीशन अपने सॉफ्टवेयर से ये सब चीज़ें पकड़ नहीं पाता। मैंने आज कोशिश करी ऐसे गेस्ट, ऐसे एक्सपर्ट्स आपके सामने लाऊं जो सारे सवालों के जवाब दे सकें। तो मैंने आज लीगल एक्सपर्ट के तौर पर आयोग और इलेक्शन प्रोसेस पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट अरुण अग्रवाल साहब को बुलाया। मैंने एक ऐसे इंजीनियर को बुलाया है जिन्होंने सबसे पहले इस देश में ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया और ये डुप्लीकेट वोटर्स को पकड़ना शुरू किया। जी हाँ, विकास जैन साहब IITian हैं, ये भी आज मैंने इनको बुलाया, इंदौर से जुड़ रहे हैं सीधे। अग्रवाल साहब बेंगलोर से जुड़ रहे हैं।
और मैंने, क्योंकि मामला सियासत का है, अल्टीमेटली मामला लोकसभा में आता है, संसद तक आता है कि आगे क्या होगा मोदी सरकार का, तो मैंने उमाकांत जी को बुलाया जो 30-35 वर्षों से पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं, उनको ही बुलाया। इन तीनों को सुनिए, तीनों डायमेंशंस को समझने की कोशिश कीजिए, हर कोण को समझने की कोशिश कीजिए कि आगे होने क्या जा रहा है। जी हाँ अरुण जी, भाई आप तो एक्सपर्ट हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं जहाँ तक इलेक्शन कमीशन की बात है, कई मामले आपने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, राहुल गांधी ने सिर्फ एक सीट का खुलासा किया, एक मॉडल सामने रख दिया कि सब इस तरह से गड़बड़ी होती, ये सबूत है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपका जो संदेह है, आपका जो शक है, आप एक्सपर्ट हो इस फील्ड के, कितनी ऐसी सीटें हो सकती हैं जहां बीजेपी ने बेंगलोर मॉडल को लागू किया हो, गड़बड़ी की हो? देखिए दीपक जी, एक सिंपल सी बात समझिए कि राहुल गांधी ने कहा कि आपकी जो इलेक्ट्रल लिस्ट है वो, उसकी ना आप फोटोस्टैट बना सकते हैं, ना आप उसको स्क्रीन कर सकते हैं। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन चुप रह गया, उसको कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया। और दूसरी बात उन्होंने कही कि हमको एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काम करने में 6 महीने लग गए क्योंकि आप ये डेटा हमको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं दे रहे हैं। तो आज का रिस्पांस ऊपर से नीचे ये होना चाहिए था कि हम आपको पूरे हिंदुस्तान का इलेक्ट्रल डेटा जो है ये आपको मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और ये फॉर्म 6, 7, 8 भी दे रहा हूँ। ये इनका रिस्पांस होना चाहिए था, चुनाव आयोग का, सरकार का और कोर्ट का। ये रिस्पांस नहीं आया जी। और इसलिए ये लोग कटघरे में। अरुण जी, शुरू में मुझे लग रहा है कि आज एक बड़ा सवाल आपसे कर दूं शुरू में, उसके बाद मैं जैन साहब के पास आ रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि साहब नरेंद्र मोदी बनारस की अपनी कंस्टिट्यूंसी में पीछे चल रहे थे, हार रहे थे, कई राउंड हार रहे थे, और वहां पर जो अजय राय है वो आगे थे, कांग्रेस के जिस वक्त अध्यक्ष हैं। क्या आपको वहां भी शक है कि मोदी जी ने भी कहीं ऐसा तो नहीं बेंगलोर मॉडल अपना लिया हो? और क्या दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए? सबसे पहले उसका डेटा दे दे, बहुत लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, सुब्रमण्यम स्वामी जी भी कह रहे हैं। मेरा उसमें कोई ओपिनियन नहीं है, जबकि नहीं, आप क्या चाहते हैं ये बताइए ना, आप एक्सपर्ट के तौर पे क्या चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा उस कॉन्स्टिट्यूंसी का दे दें, फॉर्म 6, 7, 8 दे दें, हमें कहीं भी नहीं जाना है, हमको कोई इंक्वायरी नहीं मांगते, हम कुछ नहीं मांगते, बाकी सारा काम जो है जैन साहब जब लोग हैं वो इलेक्ट्रॉनिक करके सारा निकाल देंगे। चलिए, आप वो डेटा दें और वो पता चल जाएगा कि बनारस में भी रिगिंग हुई कि नहीं हुई, और कितनी बड़ी रिगिंग हुई जिससे कि जो है हमारे मोदी जी जीते या अजय राय हार गए। चलिए, एक बड़ा सवाल, एक्सपर्ट, लीगल एक्सपर्ट हैं इलेक्शन मामलों के, अरुण अग्रवाल का कहना है कि भाई बेंगलोर की जो सीट है उसका सबूत तो सामने आ गया, बनारस की सीट का जहां से मोदी जी लड़े थे वो भी सामने आना चाहिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ये मांग रहे हैं अरुण अग्रवाल। और वो ये भी कह रहे हैं कि अजय राय जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे कई राउंड मोदी जी से आगे चल रहे थे, ये बात राहुल गांधी ने भी की। मैं जरा जैन साहब के पास आ रहा हूँ। जैन साहब, आप तो भाई इंजीनियर हैं, आप एक टेक्निकल आदमी हैं, आपने सॉफ्टवेयर बनाया, आपने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, इन तीनों स्टेट के आपने सारे आंकड़े, वोटर लिस्ट सब खंगाली, और कई आपने ऐसे फर्जी वोटर आईडी कार्ड जो है वो पकड़े आपने अपने सॉफ्टवेयर से। मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं कि क्या देश में अभी भी डुप्लीकेट वोट्स हैं, डुप्लीकेट वोटर आईडी हैं? क्या एक बूथ से 4-4 आदमी फर्जी वोट करते हैं? क्या फर्जी वोटिंग हो रही है? मैं ये जानना चाह रहा हूं क्योंकि आप तो डेटा किंग हो इलेक्शन और वोटर आईडी कार्ड के। क्या फर्जी वोट पड़ते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। मैं स्ट्रेट आंसर चाह रहा हूं बिना किसी बैकग्राउंड के। फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनते हैं और फर्जी वोट पड़ते हैं। मैं संक्षिप्त में इसको प्रूव करता हूं, जैसा राहुल जी ने आज प्रूव किया कि उन्होंने कैंडिडेट के पास जिस बूथ पर शकुन रानी वोट करने गई और फिर दूसरी शकुन रानी वोट करने गई, 2 डेटों पर, और इनफैक्ट कई बूथों पर एक ही आदमी ने बूथ में वोट किया और उसका टिक भी उनको मिला। ये टिक सिर्फ कैंडिडेट के रिप्रेजेंटेटिव को, जो उस बूथ पर कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको मिलता है। ये फील्ड इंफॉर्मेशन हो गई। दूसरी इंफॉर्मेशन को, इसको जानने के लिए अगर अपन देखते हैं कि अगर किसी में 20% मतदाता फर्जी हैं, डुप्लीकेट हैं, और अगर वो तो गिनने में आते हैं कि भाई 3 लाख वोटर है,
और अगर 20% वोटर फर्जी हैं और आपका मतदान प्रतिशत 85% है, तो कम से कम अगर सारे सही लोगों ने वोट कर दिया तो भी 5% वोटर ऊपर है। वोटर आईडी कार्ड फर्जी बनाए ही वोट करने के लिए जाते हैं आज भी। और दूसरे प्रश्न का उत्तर कि आज भी जो राहुल जी ने बताया, ये अभी के इलेक्शन की बात है। मैंने ये किताब आपके लिए दर्शकों को बता दूं, ये किताब है, इसमें मैंने लिखा हुआ है, कोई भी आदमी अपनी बात, जो वोटर आईडी, एक लड़की की फोटो 36 वोटर आईडी कार्ड पे थी जो बाद में, हाँ, और ये उसके तीसरे चैप्टर में है। और मैं अगर आपके दर्शक देख सके, मतलब एक लड़की जिसके 36 कार्ड थे, आपके दर्शकों के वोटर कार्ड, लड़की है, और इतने जितना इस पेज पे आ सकते हैं थोड़ा और आगे कर दीजिए उसको, ये एक ही लड़की है। ओके, तो एक लड़की के नाम पर 36 वोटर आईडी कार्ड बने, ये आप कह रहे हैं, ये आपने पकड़ा? जी, पकड़ा। और सुप्रीम कोर्ट में, अरुण जी को पता होगा, 2018 में कमलनाथ सचिन पायलट ने एक याचिका दाखिल की थी जिसमें इलेक्शन कमीशन ने माना, विकास सिंह उनके लॉयर थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से, सीनियर एडवोकेट, और उन्होंने इस बात को माना, ऑन रिकॉर्ड है, कि 40 लाख वोट हमने पहले फेज में हटाए हैं और अभी और वोट हटाने की बात है। आज वही चीज अपोजिशन के नेता सामने लोगों को रख रहे हैं। ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राजस्थान वाली आदरणीय विवेक तनखा जी के मार्गदर्शन में ये सब एक्सरसाइज की गई थी। और ये बड़ी स्थिति इतनी गंभीर है कि आज अपोजिशन के नेता ने इस बात को सामने रखा। दूसरी और एक बात, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट और इलेक्शन मैनुअल में ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है कि अगर एक एड्रेस पे 100 से ज्यादा लोगों का एड्रेस है, अगर एक ही एड्रेस 100 से ज्यादा लोगों का है, तो बीएलओ फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा और इलेक्शन कमीशन स्टेट के सीईओ की जिम्मेदारी है कि वहां पर जाके फिजिकल वेरिफिकेशन हो। आज राहुल जी ने ये बताया कि एक जगह पर तकरीबन 10,000 लोगों का एड्रेस एक ही जगह है, अगर मेरी बात सही है। ठीक है, 10,000 तो बहुत दूर निकल गया, 100 लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है। एक अंतिम बात आपके दर्शकों को बताता हूं, अरुण जी, है कि सुप्रीम कोर्ट के इसी केस में जो कमलनाथ सचिन पायलट जी ने और इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट लगाया था, ऑनरेबल सिकरी साहब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज थे, और डबल बेंच का ये डिसीजन था कि हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो सूक्ष्म रूप से वोटर लिस्ट का विश्लेषण करे, और उसमें जो त्रुटियां आती हैं, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि जब तक वो त्रुटियां दूर नहीं होती हैं, इलेक्शन नहीं होने दिया जाए। 2-3 बातें कह दी, और मिस्टर जैन साहब ने ये कहा, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी राजनीतिक दल अगर इलेक्शन कमीशन से वोटर लिस्ट मांगे या उसमें कोई गलतियां हैं तो इलेक्शन कमीशन को देना होगा। दूसरी बड़ी बात इन्होंने ये कही कि अगर एक पते पे 100 वोटर कार्ड बने हैं तो फिर उसकी जांच फिजिकली होनी चाहिए। और तीसरी चीज ये मान रहे हैं जैन साहब, जिन्होंने सबसे बड़ा स्कैम खोला था वोटर डुप्लीकेट कार्ड्स का, ये कह रहे हैं कि आज भी लाखों वोट फर्जी बन रहे हैं। ये एक बड़ी बात इन्होंने कही है इंजीनियर जैन ने। मैं जरा लखेड़ा साहब के पास आ रहा हूँ। लखेड़ा साहब, भाई ये तो चीज समझ गए कि राहुल गांधी ने बता दिया, कि सबूत रख दिए आज देश के आगे कि भाई फेक वोटिंग हो रही है, फर्जी वोटिंग हो रही है। अरुण जी ने भी बता दिया कि साहब उनका आंकड़ा कहता है कि भाई 60-70 सीटों पे खेल हुआ है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि आप पॉलिटिकल रिपोर्टर, मेरा सवाल पॉलिटिकल है, क्या इलेक्शन कमीशन को अब वो डाटा दे देना चाहिए कांग्रेस को कि भैया ये जो 60-70 सीटें हैं जहां बीजेपी कम मार्जिन से जीती है, जहां अरुण जी को संदेह है, ये तो बनारस की सीट पर भी शक कर रहे हैं, अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि मोदी जी की सीट की पहले जांच होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये चाहे मोदी जी की सीट हो चाहे अमित शाह की सीट हो, जिसकी भी हो, क्या इलेक्शन कमीशन को आंकड़े, वोटर आईडी कार्ड, वोटर लिस्ट सब सौंप देनी चाहिए कांग्रेस को? नहीं, इलेक्शन कमीशन को जो शक जाहिर किया है 70-80 सीटें, इलेक्शन कमीशन को 70-80 नहीं 543 सीटों का डेटा, डिजिटल डेटा सौंप देना चाहिए। अगर इलेक्शन कमीशन ये डिजिटल डेटा नहीं सौंपता है तो इलेक्शन कमीशन शक के दायरे में रहेगा। और जैसे राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पब्लिक डोमेन में सारी बातें डाल दी हैं, इलेक्शन कमीशन को अगर पाक साफ होना है, दूध का दूध और पानी का पानी होना है, और इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि उस पर शक जाहिर ना किया जाए, तो इलेक्शन कमीशन को सारी
चाहे वो बनारस हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे वो बंगलोर हो, चाहे वो चंडीगढ़ हो, सारी लोकसभा सीटों के की जो पूरे डेटाज हैं, डिजिटल डेटाज, वो सौंप देने चाहिए पब्लिक स्क्रूटनी के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। नंबर एक बात ये है। नंबर दो बात ये है कि आपने चूंकि पॉलिटिकल सवाल पूछा, इसके दो पार्ट है, जरा जरा सा, एक एक आधा सेकंड के, 30 सेकंड के। पहली बात तो ये है कि ये जो मुद्दा राहुल गांधी ने आज उठाया है, वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ मुद्दा है, जिसमें संविधान अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं होते हैं तो भारत के संविधान के आर्टिकल 324 का खुला उल्लंघन होता है। दूसरी बात यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट, जिसको हिंदी में जनप्रतिनिधि कानून बोलते हैं, जनप्रतिनिधि कानून दो हैं, एक 1950, एक 1951। तो उसमें 1950 का जो जनप्रतिनिधि कानून है, उसमें वोटर लिस्ट से जुड़ा हुआ है, जिसमें कहा गया है, बहुत क्लियर कट कहा गया है कि एक व्यक्ति को एक वोट डालने का अधिकार होगा। तो राहुल गांधी ने जो आज लिस्ट बताई है, और जैसे जैन साहब यहाँ बता रहे हैं कि 36 लोग, 35 लोग, 15 लोग, 8 जगह वोट डाल रहा है एक व्यक्ति, तो उसी पर सीधी चीजें चैलेंज होती हैं। और दूसरी बात है कि 1950 का आरपी एक्ट का जो वोट निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कंडक्ट कराने की जो जिम्मेदारी है, वो इलेक्शन कमीशन की है। साफ तौर पर जो सवाल उठे हैं, इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की तरह अपनी जवाबदेही डिस्चार्ज करने में, निभाने में पूरी तरह विफल साबित हुआ है। और अब उसको पाक साफ होने के लिए सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो नोटिस लेना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। जी लकड़ा साहब, आज तो आप पॉलिटिकल रिपोर्टर की जगह लीगल एक्सपर्ट हो गए, और इतने आपने अनुच्छेद और आर्टिकल और कानून और क्लॉज बता दिए कि मुझे लगता है कि एक चीज जो मुझे समझ में आ रही है और दोस्तों को समझ में आ रही है कि लखेड़ा साहब का ये कहना है कि कानूनी तौर पर कई इसमें वायलेशंस, उल्लंघन हुए हैं, और इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। इलेक्शन कमीशन को अब खुलकर सामने आना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स जो भी कांग्रेस मांग रही है या विपक्ष मांग रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स को दे दें, वरना जो कुछ सामने आया है, आंखों के सामने देश के आया है, वो कानून के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, और इससे इलेक्शन कमीशन की साख कहीं ना कहीं मिट्टी में मिलती हुई दिख रही। खैर, मेरा सवाल ये है कि आप लोगों ने सबूत रखे, राहुल गांधी ने सबूत रखे, हमें भरोसा, हम मुतमईन हैं, जनता भी मुतमईन है कि भाई गड़बड़ी हुई है, क्योंकि सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में। अब होना क्या चाहिए भाई? सरकार तो जो है वो राहुल गांधी की बात मानेगी नहीं, तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा? भाई न्याय कहां पर होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। ये मामला क्या आपको सुप्रीम कोर्ट में जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, सबने ओथ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट में जाएगा कि नहीं जाएगा, कौन ले जाएगा, वो अलग बात है। जो अभी के कानून है उसके मुताबिक वो बाउंड हैं कि उनको वो डिजिटल लिस्ट दें, क्योंकि उनके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास। जी, उनको इतना ही करना है। हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वी द पीपल, आजादी की लड़ाई लड़ी गई एक आदमी एक वोट के लिए। वो जितने लोगों ने संविधान की शपथ ली है, उनका ये कर्तव्य बनता है कि संविधान की रक्षा करे, और जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी स्वतंत्र आजादी में, जी, आजादी के संग्राम में, उनको ये ऑनर करें। ये छोटी मोटी बात नहीं है। जब डेमोक्रेसी नहीं रही तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा, वी द पीपल नहीं रहे, और कोई नहीं। आप खाली 3 तरह के आप डॉक्यूमेंट 6, 7, 8 और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप दे दीजिए डॉक्यूमेंट। जनता तय कर लेगी कि घपला हुआ कि नहीं हुआ और कितना हुआ। अरुण जी कह रहे हैं कि भाई, तो जैन साहब बताएंगे कि ये हो सकता है। नहीं, ठीक। अरुण जी का ये कहना है कि भाई जो डॉक्यूमेंट्स, जो दस्तावेज, जो जानकारियां इलेक्शन कमीशन से मांगी जा रही हैं, वो जानकारियां उपलब्ध कराएं। जनता तय कर लेगी कि गड़बड़ी हुई है चुनाव में कि नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी अपने बूते पर, अपने दम पर प्रधानमंत्री तीसरी बार बने हैं या नहीं बने, ये वो कह रहे हैं, ये तय हो जाएगा। मेरा आखिरी सवाल है जैन साहब, थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो सकता है। मान लीजिए जो अरुण जी कह रहे हैं कि भाई बनारस की सीट में पहले मोदी जी हार रहे थे और कांग्रेस आगे चल रही थी, फिर अचानक नतीजा बदल गया। ऐसी बहुत सी सीटें हैं, ऐसी कई सीटें हैं, 60-70 सीटें तो राहुल गांधी बोल रहे हैं।
ये जो सीटें हैं जहां पर अप्रत्याशित मतलब हारा हुआ बीजेपी का कैंडिडेट वो आखिर में जीतता है या कम मार्जिन से जीतता है, अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स वोटर लिस्ट वगैरह सब कुछ आपको दे दी जाए तो क्या आप अपनी जांच से अपने सॉफ्टवेयर से आप क्रिस्टल क्लियर बता देंगे कि गड़बड़ी हुई है इस सीट पे कि नहीं हुई है? क्या आप बता सकते हैं अगर मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे दूं किसी भी सीट के, मैं नरेंद्र मोदी की सीट की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी सीट का अगर मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दूं सॉफ्टवेयर पे, तो क्या आप पता लगा लोगे कि गड़बड़ हुई है, फर्जी वोटिंग हुई है? जैन साहब 2 मिनट है बस। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मेरे को लगता है कि ऐसे बहुत सारे यंग इंजीनियर्स हैं और आजकल एआई में ऐसे टूल आ गए हैं जो लगभग 2 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर आपको ये बता सकते हैं 99.9% संभावना के साथ कि यहाँ क्या गलत हुआ है। मैं आपके दर्शकों को इसको और सिंपल करके उत्तर दे देता हूं 2 मिनट के अंदर। 2018 में जिस व्यक्ति ने मध्य प्रदेश में ये मुद्दा उठाया था और जो मुंगावली और कोलारस के विधानसभा के इलेक्शंस हुए थे, इलेक्शन के जनरल इलेक्शन के पहले, 2018 के विधानसभा के इलेक्शन के पहले इन पर बाई इलेक्शन हुए थे मुंगावली और कोलारस। वो व्यक्ति आज बीजेपी में मिनिस्टर है, सिविल एविएशन मिनिस्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य लोगों के साथ मैं उस मीटिंग में था और मुझको बाहर खड़ा किया गया था कि नहीं, उन्होंने अपने आदमियों से मतलब ये खेल इस खेल का पर्दाफाश सिंधिया ने किया, आप उस मीटिंग में थे और आज सिंधिया मोदी जी के साथ बैठे हुए हैं। दिग्विजय सिंह थे, सत्यदेव थे, सुरेश पचौरी साहब थे, विवेक तनखा थे, दीपक बावरिया थे और कमलनाथ जी थे। और इसको 99 सीटों का डाटा इसी पुराने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का भवन है कांग्रेस ऑफिस का, वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ बैठे थे और डायस किसी को शेयर नहीं करने दिया था। और यही कमलनाथ जी उस वक्त भी बीजेपी की तरफ से यही रिस्पॉन्स आया था कि यार संवैधानिक संस्था पर सवाल उठा रहे हैं, और उसका जवाब भी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने दिया था। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके दर्शकों को एक और बात बताऊं कि 26 जनवरी 1950 में भारत देश रिपब्लिक बना, कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट किया इस देश की जनता और इस देश की सरकार ने। इलेक्शन कमीशन एक दिन पहले एक्सेप्ट किया गया था इस देश के द्वारा। इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन एक दिन पहले हुआ था। वो इसलिए हुआ था कि ये महत्व इलेक्शन कमीशन का है कि आपके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है कि निष्पक्ष इलेक्शन कराया जाए। इसका वर्णन इजराइल की एक प्रोफेसर ने बहुत अच्छा अपनी किताब में लिखा। और तीसरी चीज, हमेशा एक बात बोली जाती है कि संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाते हैं। जितने केस सुप्रीम कोर्ट पे संवैधानिक संस्था पर लगे हुए हैं और जितने ढोलमोल और गुलमोल जवाब वो देते हैं, उनके वकील उधर से आके देख रहे हैं। अगर आप सारे केसेस को उठा के अभिषेक मनु सिंह जी, कपिल सिब्बल, विवेक तनखा जी पढ़ लें और इसको सामने रखें पब्लिक के, तो रवैया बड़ा अजीब सा रहेगा, डुअल लगेगा। इलेक्शन कमीशन को अपना एक्ट सुधारना। बड़ी बात इंजीनियर विकास जैन ने की, जिन्होंने सबसे पहले सॉफ्टवेयर के जरिए, जो सॉफ्टवेयर उन्होंने खुद बनाया, उस सॉफ्टवेयर के जरिए डुप्लीकेट इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड पकड़ने शुरू किए उन्होंने, और बहुत बड़ा स्कैम खोला इन्होंने। हमारे एक्सपर्ट्स हैं दोस्तों आज, चाहे वो अरुण अग्रवाल हो, लीगल एक्सपर्ट हो, या पॉलिटिकल जर्नलिस्ट लखेड़ा साहब हो, या इंजीनियर साहब हो, इन तीनों का ये मानना है कि भाई जो अब, क्योंकि राहुल गांधी ने सारे सबूत ब्लैक एंड व्हाइट में रख दिए हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई थी, एक सीट का उन्होंने सबूत दिए हैं। अग्रवाल साहब कह रहे हैं कि जितनी भी सीटें हैं सारा डेटा सॉफ्टवेयर में, पेन ड्राइव में सारा डेटा इलेक्शन कमीशन को दे देना चाहिए। जैन साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे सारा डेटा मिलता है तो मैं ये प्रूफ कर दूंगा अपने सॉफ्टवेयर से कि इस सीट पर गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई है, डुप्लीकेसी हुई है कि नहीं हुई है। और वो सीट मोदी जी की भी हो सकती है, वो सीट बीजेपी के बड़े नेताओं की भी हो सकती है, वो सीट वो भी हो सकती है जिस पर कांग्रेस को शक है कि कहीं ना कहीं खेल हुआ है। यानी दूध का दूध पानी का पानी हो सकता है अगर इलेक्शन कमीशन आगे आए, सारे दस्तावेज सौंपे। और जैन साहब का कहना है कि अगर हमें दस्तावेज मिलते हैं तो हम बता देंगे क्लियर कट कि गड़बड़ हुई है कि नहीं हुई। अब देखना दोस्तों ये है कि क्या इलेक्शन कमीशन आगे बढ़ेगा, और अगर इलेक्शन कमीशन आगे नहीं आता है, खामोश रहता है, चुप रहता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट, देश की सबसे बड़ी अदालत, इंटरफियर करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि मामला एक वोट एक व्यक्ति का है, देश का है, लोकतंत्र का है। अरुण साहब आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया शॉर्ट नोटिस पर। जैन साहब आप आए, इंदौर से आप सीधे जुड़े और आपने तो किताब तक लिख दी है। आपके साथ मुझे लगता है कि अलग से बातचीत होनी चाहिए घंटे भर, तब ये चीजें और ज्यादा परते खुलेगी। लखेड़ा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच।